हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे क्रेब साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल के बारे में क्रेब साइकिल को हम और भी अलग नाम से जानते हैं। इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं या फिर इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रेब साइकिल होता क्या है। बेसिकली क्रेब साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। हम फर्दर इस दो कार्बन को ब्रेक करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के हेल्प से, और इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इससे हम एटीपी बनाते हैं। मतलब हमारा जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, फर्दर हम इसका ओवरऑल ब्रेकडाउन ये क्रेब साइकिल में आके हो जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे एटीपी नहीं मिलता डायरेक्ट, हमें एनएडीपीएच भी मिलता है, कुछ एटीपी मिलता है। इस एनएडीपीएच को फिर हम ईटीएस में ले जाके एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं और हमें एनर्जी मिल जाता है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ये इसके बारे में, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्रेब साइकिल के बारे में कि ये बेसिकली होता क्या है, ये आया कहाँ से, मतलब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम। बेसिकली क्रेब साइकिल जो है ना, ये दिया था हमें हेंस क्रेब ने। हेंस क्रेब ने ईटीएस साइकिल के बारे में बताया था। इन्होंने स्टडी किया था पिजन के फ्लाइट मसल पे, जो कबूतर होता है उसके उड़ने वाले मसल पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, जो भी डिस्कवरी जो ये हुई थी क्रेब साइकिल की, इसी पे इन्होंने किया था। बेसिकली क्रेब साइकिल होता कहाँ है? क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इस क्रेब साइकिल को परफॉर्म करने के लिए जो हमें इंजाइम चाहिए, ज़्यादातर इंजाइम हमें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही मिलता है। इसलिए ये परफॉर्म क्रेब साइकिल परफॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एक चीज़ देखिएगा, जितने इंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। एक इंजाइम को छोड़ के एसटीएच इंजाइम को, एसडीएच इंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना होके ये मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ये इनर मेम्ब्रेन पे इसलिए होता है क्योंकि ईटीएस में ना इसका बहुत बड़ा रोल होता है एटीपी प्रोडक्शन में। जब ईटीएस का जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे इसका हेल्प होता है, जो कि हम ईटीएस में इसको ब्रीफली देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली क्रेब साइकिल जो होता है इसका प्रोसेस जानने से पहले हम ये कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। क्रेब साइकिल जो होता है ना, ये एम्फीबोलिक होता है। एम्फीबोलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। अब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्यों होता है, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है एनसीईआरटी का टॉपिक है, उसमें हम देख लेंगे। पर इन शॉर्ट में बता देता हूँ, कैटाबोलिज्म इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन का ब्रेकडाउन हो रहा है, और एनाबोलिज्म इसलिए होता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो इसमें फॉर्म होते हैं वो फर्दर वो अलग क्रेब साइकिल को कंटिन्यू ना करके वो बैक किसी और प्रोसेस में चले जाते हैं, जहाँ पे कुछ और जाके बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जो ये होता है, ये हीमोग्लोबिन या फिर क्लोरोफिल बनाने में हेल्प होता है, तो ये बीच में ही छोड़ के चला जाता है। इसलिए हम इसको कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों की कैटेगरी में रखते हैं, और इसको हम एम्फीबोलिक कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये क्रेब साइकिल होता है, इसका जो पहला प्रोडक्ट हो, ये इसमें जो आप पहला प्रोडक्ट कहो या फिर क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट मेंबर कहो, फर्स्ट मेंबर जो कोई एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करता है वो होता है ऑक्जेलो एसीटेट। ये 4 कार्बन का होता है ऑक्जेलो एसीटेट। यही एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करके 6 कार्बन बनाता है और इजीली फर्दर ये ब्रेक डाउन करता है और हमें एटीपी और एनएडीपी मिलता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ साइकिल पे। आइए देखते हैं क्रेब का जो साइकिल होता है, टीसीए साइकिल जिसको हम कहते हैं या फिर जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये होता कैसे है। बेसिकली जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें जो एसिटाइल कोएंजाइम मिला था, ये 2 कार्बन का, इसकी ब्रेकडाउन नहीं हुई थी। अब इसकी ब्रेकडाउन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ सिस्टर्ने होता है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पे ईटीएस चलता है। इसके मेम्ब्रेन पे बेसिकली ईटीएस चलता है, इनर मेम्ब्रेन पे। खैर अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, इसको मैं बाद में बता दूंगा। तो अब मैं बताता हूँ साइकिल बेसिकली चलता कैसे है। देखो, जो एसिटाइल कोएंजाइम आया, एसिटाइल कोएंजाइम, थोड़ा सा साफ लिखता हूँ मैं, जो एसिटाइल कोएंजाइम आया, शॉर्टकट लिखूंगा, आप मेरे वॉइस को नोटिस करना, मेरे वर्ड्स को मार्क करना, उस पे देखना। ये 2 कार्बन का होता है। अब ये 2 कार्बन का डायरेक्ट अगर ब्रेकडाउन होना होता तो ये पहले ही हो चुका होता, पर ये ऐसे नहीं होता है। इसके ब्रेकडाउन के लिए ना पहले हम इसका कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? ऑक्जेलो एसीटेट की हेल्प से। ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन का होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, जो हम आगे देखेंगे। इसका नाम होता है सिट्रेट। ये सिट्रेट बनाता है। अब ये जो यहाँ जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है सिट्रेट सिंथेज हम इसको कहते हैं। यहाँ पे एंजाइम होता है, ये बेसिकली कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो एसिटाइल का कोएंजाइम का जो पार्ट है, ये कोएंजाइम निकल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो कोएंजाइम है ना, आगे फिर यूज में आएगा ये, तो ये मैं तब बता दूंगा आपको। अब ये जो सिट्रेट बना, ये 6 कार्बन का बना। सिट्रेट फर्दर क्या करता है, ये एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है सिस एकोनिटेज में। सिस एको निटेज में ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में सिर्फ सिट्रेट सिंथेज के बारे में दिया है, बाकी एंजाइम के बारे में नहीं दिया है, पर हम जान लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। अब ये सिस एकोनिटेज अपने आप को फर्दर ये चेंज करता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का होता है। यहाँ पे एक एंजाइम एकोनिटेज आता है, यहाँ पे जो एंजाइम यहाँ आता है इसको भी हम एकोनिटेज ही कहते हैं। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है इस प्रोसेस में। आगे क्या करता है, ये आइसोसिट्रेट खुद को कन्वर्ट कर लेता है ऑक्जेलो
ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ऑक्जेलो सक्सिनेट में ये जब खुद को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे जो एंजाइम आता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे क्या होता है, Na+, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके खुद को कन्वर्ट कर लेता है NADH+ में, ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो पहले हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो चुका है, हमें ATP डायरेक्ट नहीं मिला पर NADH मिल चुका है हमें। आगे ऑक्जेलो सक्सिनेट खुद को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कह लो, ग्लूट्रिक एसिड कह लो, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। ये यहाँ पे पहला डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ होता है, यहाँ से CO2 निकलता है, तो ये 5 कार्बन का बन जाता है, ये 5 कार्बन का बन जाता है। यहाँ पे पहला डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, ध्यान रखना। आगे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट खुद को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अब नाम पे ध्यान रखना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पे मतलब कि ऊपर जो कोएंजाइम पहले स्टेप में यहाँ जो कोएंजाइम निकला था, ये कोएंजाइम अब यहाँ पे आएगा, इस प्रोसेस में कोएंजाइम लगता है और ये खुद को बना लेता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब जब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम खुद बनता है और यहाँ से कोएंजाइम जब ऐड होता है तो यहाँ से एक और डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है। अब देखो जो 2 कार्बन को हमें ब्रेक डाउन करना था कार्बन का, वो कार्बन का ब्रेकडाउन हो चुका, 2 कार्बन का ब्रेकडाउन हो चुका। यहाँ पे एक और कार्बन निकलता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ऐड होता है, इसलिए यहाँ भी एक NAD+ अपने आप को NADH+ में कन्वर्ट कर लेता है, यहाँ एक और NADH में मिल गया। आगे यही सक्सिनाइल कोएंजाइम में खुद को कन्वर्ट कर लेता है सक्सिनेट में। अब देखो यहाँ से 4 कार्बन आ गया, यहाँ पे एक और CO2 निकला, ये खुद को कन्वर्ट कर लिया 4 कार्बन में। जब ये सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है तो यहाँ GDP + PI, यहाँ पे एक GTP बनता है, हमें GTP एक, यहाँ भी GTP भी ऐसे ध्यान रखना कि ये ATP के इक्विवेलेंट होता है। ये यहाँ पे जो ये ATP बना या फिर GTP बना, ये SLP होता है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि ये ETS में जाके ATP नहीं मिला, बिना ETS के हमें ATP मिल रहा है, इसलिए हम इसको SLP कहते हैं। अब ये जो सक्सिनेट है ये अपने आप को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में, ये भी 4 कार्बन का होता है। यहाँ पे रोल आता है SDH एंजाइम का, जो ऊपर में हमने एक्सेप्शन बताया था ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में मिलता है, वही SDH एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है और सक्सिनेट को कन्वर्ट कर देता है फ्यूमरेट में। इसके कन्वर्जन में क्या होता है, FADH खुद को कन्वर्ट कर लेता है FAD खुद को कन्वर्ट कर लेता है FADH2 में। अब आगे ये फ्यूमरेट खुद को कन्वर्ट कर लेता है मैलेट में, ये भी 4 कार्बन का होता है। यहाँ पे जो एंजाइम आता है फ्यूमरेज, ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है मैलेट में। फर्दर मैलेट क्या करता है, खुद को डायरेक्ट फिर कन्वर्ट कर लेता है ऑक्जेलो एसीटेट में। मैलेट खुद को कन्वर्ट कर लेता है ऑक्जेलो एसीटेट में और ये क्या करता है NAD+ से NADPH, यहाँ भी एक बनता है और NADPH, यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसको हम कहते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज मतलब एक हाइड्रोजन निकला तो NAD+ एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NADH बना लिया और फर्दर देखो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ऑक्जेलो एसीटेट में। इस प्रोसेस को ना हम रीजनरेशन कह सकते हैं। ये फर्दर प्रोडक्ट ना जो आगे फिर साइकिल चलेगी, फिर ऑक्जेलो एसीटेट, फिर ऐसे एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर फिर आगे का क्रेब्स साइकिल ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे वापस से रीजनरेट हो गया ये ऑक्जेलो सक्सिनेट, ये ऑक्जेलो सक्सिनेट रीजनरेट हो गया। अब आगे ध्यान रखना, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन 4 जगह होता है, एक जगह SLP होता है, ध्यान रखना। ये देखो और एक और चीज़ देखो, यहाँ पर CO2, यहाँ CO2 मतलब जो हमारा टारगेट था 2 कार्बन का ब्रेक डाउन करके फर्दर हमें जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी हमें मिल गई। अब मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिला। यहाँ पे हमें ATP डायरेक्ट नहीं GTP के फॉर्म में मिला, ये ATP के इक्विवेलेंट होता है, ये हमें 1 मिला। ध्यान रखना ये साइकिल 2 बार चलती है तो हम इसको 2 ATP कंसीडर कर सकते हैं। NADPH कितना मिला हमें, NADPH हमें 3 मिला, ये भी साइकिल 2 बार चलती है मतलब 6 NADPH मिला। FADH2 हमें 1 मिला, साइकिल 2 बार चलती है मतलब 2 FADH2 मिला और इसके बाद ATP NADH और FADH2 मिल गया। फर्दर इतना हमें एनर्जी हमें मिला। NADH2 FADH2 ये मैं आगे बता दूंगा, जब मैं बताऊंगा कितना ATP नेट गेन हुआ पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में, जिस टॉपिक में बताऊंगा वहाँ पे मैं कैलकुलेट करवा दूंगा। टोटल 38 ATP हमें मिलता है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, पूरे 38 ATP हमें मिलते हैं। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।